दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ एक स्पेशलिस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और आप वहां पर देखेंगे हम कैसे बहुत अच्छे टाइम में, कम टाइम में बड़े बड़े सवालों को नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो बेस्ट वे बताऊंगा आपको कि उनके क्या क्या मेथड होते हैं। आपको पूरा मैथ का एक चैप्टर के साथ साथ, यानी पूरी एक मैथ की सीरीज के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। उससे हमें ओवरव्यू पता चलता है और थोड़े से कंटेंट भी जानने को मिलते हैं। जो कि सोचिएगा, अगर हम चैप्टर पढ़ ले तो किसी चैप्टर में बहुत समय बाद लौटा जाता है। अगर हम प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं तो पूरे मैथ में लगभग उसको कवर करते हैं और थोड़ा सा परखते भी हैं। तो चलिए, एनटीपीसी एग्जाम 2025 फुल मैथ सेट पहला स्टार्ट करने को जा रहे हैं। एग्जाम देने से पहले खुद को जांच ले, कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े। तो सही बात है, ऐसा ना हो कि हो सकता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के आसपास ही आपको वो चीजें दिखाई दे जाए जो कि आपके मैथ में, आपके पोर्शन में दिखाई दें और वहां आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष पर स्वयं की वो 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। सिंपल सी बात समझिएगा विद्वानों, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात पूछी है, तो जितने भी साल होते हैं वो उतनी पावर के हिसाब से चलता है। यानी 1 से हो जाती है 8 गुनी। और ऐसा कब हुआ? ऐसा सिंपल सा बात है कि 3 साल में हुआ है। तो इसका मतलब यह होगा कि 1 का 1 आ गया और 8 किसका घनमूल होता है? 2 का। ये इसका मतलब मेरी एक राशि 1 है और मुझे 2 रुपए मिल गए, यानी 1 साल का हम उसको ब्याज पर लेकर आते हैं। सीआई हो या एसआई हो, हम 1 साल पर ही उसकी दर और वर्ष को निकालते हैं। तो मुझे पता चला 1 रुपए से 2 रुपए हो गए, कितने का फायदा हुआ? 1 का। और कहां से हुआ? मेरी रकम तो 1 थी और परसेंटेज बनाने के लिए 100। अगर मैं 100 से डिवाइड भी करता हूं तब भी मेरा आंसर कितना आ जाता है? 100 ही आ जाता है। अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे 100 को, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाता है बी। यानी इसका ऑप्शन होगा बी, 100%। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे अच्छे और बड़े सवालों को नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि 12, 15 और 21 का में से बताना है, ज्ञात कीजिएगा। यहां पर ले से भी इसका ज्ञात करना है क्योंकि ऑप्शन में ले से भी दे रखा है। तो सिंपल सी बात अगर देखते हैं कि 12, 15 और 21 देखते हैं, तो तीनों में ऐसा कॉमन क्या है कि 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 पंजे 15 और यहाँ 3 सत्ते 21। अगर मैं देखूं तो तीनों ही संख्याओं में 3 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है, 4 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर है नहीं, 5 के अलावा भी ऐसा कुछ नहीं है और 7 के अलावा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जो कॉमन आ रही है तीनों चीजें में, तो वही हमारा एचसीएफ होता है या में से होता है। तो में से होगा 3, लेकिन 3 देखा जाए तो 2 ऑप्शन में है। उसी के साथ अगर मैं ले से देखता हूं तो मुझे पता है 3 के साथ 4, 5 और 7 जो कॉमन नहीं है हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे कितना हो जाता है? 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42। यानी हमारा 420 हमारा एलसीएम आ जाता है, यानी लेस आ जाता है। और हमारा में से कितना है? 3 है। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाता है? 420 और कोमा 3। तो हमसे ये बात पूछी गई थी। तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल वे में ही देखेंगे। जब आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो आपको बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगा कि कैसे इनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लगे रहिएगा हमारे साथ। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया है कि प्रतिदिन कार्य करता है, लेकिन सभी विषम संख्या वाले दिन बी जो है एक ही सहायता करता है। ऐसा नहीं दिया कि तीनों का वर्ग पूछा हो। जब एक विषम दिन होगा तो बी जाएगा एक ही सहायता करने के लिए, जबकि सभी सम संख्या वाले दिन सी किसकी हेल्प करेगा? एक ही हेल्प करेगा। देखिए सवाल को कैसा मॉडरेट बना दिया है एग्जामिनर ने। और ऐसा करता है तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। यानी यहां पर ये पूरे कार्य की आपसे बात कर रहा है कि पूरा कार्य कब समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं देखता हूं तो ए काम करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी काम करता है कितना? 30 दिनों में। और सी काम करता है 60 दिनों में। तो यहां से एक एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आ जाता है 60। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम ही कितने हैं? 60 है। यानी हमें कार्य 60 ही करने हैं। अगर वो 20 दिन में 60 काम करेगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 3। और 30 के हिसाब से करेगा तो 2 और 60 के हिसाब से करेगा तो 1। ये जो निकल कर आता है ये उनकी कैपेसिटी निकल कर आती है। 60 जो कार्य, ऐसा सोचिएगा कि 60 कुर्सी बनानी है। 3 के हिसाब से बनाएगा तो 20 दिन लगेंगे, 2 के हिसाब से तो 30 दिन और 1 के हिसाब से 60 दिन। अब सवाल ने जो इंक्लूड किया है वो कहता है कि हर दिन ए तो आया, लेकिन ए के दिन विषम दिन, और हम जानते हैं पहला दिन तो विषम ही होगा, तो बी सहायता करने को आया होगा। और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम होगा? 5 काम होगा। वहीं जब अगले दिन ए आता है और दूसरे दिन फिर कौन आएगा? सी, क्योंकि सवाल ने कह रखा था कि सम वाले दिन ही कौन आता है? सी। और दूसरा दिन ही सम होता होगा। तो यहां पर 3 और 1 कितना हो जाता है? 4।
यानी अब ये देखें तो हमारा पहले दिन ए बी ने 5 काम करा, ए सी ने 4 काम करा, और इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो 2 दिन में ये कितना कार्य कर लेते हैं, तो ये काम कर लेते हैं 9, यानी 5 और 4 9। लेकिन हमें वर्क कितना करना है, हमें वर्क करना है 60। तो अगर मैं 9 के हिसाब से जाऊं तो 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 6 बार मैं दिन में दूंगा तो 6 बारी मुझे कार्य में देनी होगी। तो दिन तो लग गए आपको 12 और आपका कार्य कितना हो गया 54, यानी कार्य समाप्त हो गया है 54, लेकिन कार्य तो 60 है। अभी भी काम कितना बचा है, 6 शेष बचा है। और अगर मैं फिर वापस लौट कर आता हूं तो ए भी आप काम को करेंगे, और ए भी कितना कर सकते हैं 5, और जबकि काम कितना है 6, तो वो 5 काम तो आसानी से कर सकते हैं। अगर इन्होंने 5 काम किया होगा तो टोटल काम हो गए कितने 59, और यहाँ पर एक दिन और बढ़ गया होगा तो टोटल दिन कितने हो गए 13। तो 13 दिन हो गए, लेकिन काम हुए हैं 59, और काम कितना बचा है, काम बचा है 1, और बारी किसकी आई है एसी की, और एसी कितना करते हैं 4। तो आंसर होगा आपका 13 सही 1/4, यानी आपका आंसर होगा पहला, यानी 13 सही 1/4। तो बड़ी आसानी के साथ हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, सिर्फ एक बेस और थॉट के हिसाब से हम इन चीजों को समझेंगे, बड़ी सरलता से सारे सवालों को करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 13 सही 1/4। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि 18 - 6 और -4 और 8 - 6 प्लस के 3। तो यहाँ देखें तो सरलीकरण का है। सरलीकरण में आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि बोर्डम को अच्छे से याद रखना है। वैसे तो बोर्ड मास होता है, लेकिन जोड़ लो या घटा लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चारों से बहुत फर्क पड़ता है। ब्रैकेट सोल्व करना है, का सोल्व करना है, डिवाइड सोल्व करना है, और मल्टीप्लाई सोल्व करना है। ये मत सोचिएगा छोटे सवाल, आपको ऐसे ऐसे सवालों पर लेकर जाएंगे और इतने शॉर्ट मेथड से बताएंगे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। तो यहां पर देखिएगा, लेकिन हमें सारे सवालों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम आ रहा है तो बहुत से बच्चों को देखा होगा, जितने एग्जाम नजदीक आता है उसी समय बच्चों को आलकस आता है, उनको नींद ज्यादा आएगी, रील्स ज्यादा देखना होगा, तो पढ़ाई का मन क्यों नहीं कर रहा है आपका। कैसा क्या हो जाता है कि जब भी एग्जाम नजदीक आने होते हैं, हाई स्कूल इंटर से हम ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही देखते हैं कि सर अब पढ़ने मन नहीं कर रहा, अब नींद ज्यादा आ रही है। इससे अच्छा तो अमिताभ बच्चन ने सीधा सीधा कहा है कि किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह ढक के मत सोइए, जागिए और मेहनत करिएगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो अगर यहाँ से 6 और 3 को सोल्व करते हैं तो 6 और 3 9 हो जाते हैं, और 8 में से अगर 9 गया होगा तो क्योंकि अब 8 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो कितना बचा 1 माइनस का बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 यहाँ पर का है। तो ध्यान से समझिएगा कि 6 और 3 9, और 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। 4 और 1 कितने हो गए 5, और 5 को अगर मैं 6 में से घटाता हूं तो यहाँ पर क्योंकि 6 प्लस का ज्यादा है, 5 माइनस का कम है, तो यहाँ से 1 बच जाता है, और 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17 बचा, यानी आपका आंसर हो जाता है कितना 17 हो जाता है। तो सरलीकरण के कुछ सवालों को ऐसा नहीं लेना चाहिए, उनको प्रैक्टिस के तौर पर देखते रहना चाहिए कि कैसा होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 को देखता हूं, निर्देशांक अक्षों सरल रेखा पर 5x प्लस के 7y बराबर कितना होता है 35, निर्मुत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो कोई हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इसका मैं मैप देखूं तो कुछ इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ये टाइप से। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बेस भी बताता हूं और शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि कैसे विद इन सेकंड में कर सकते थे। अगर मैं बेस देखता हूं तो मुझे पता है कि 5x होता है, और प्लस के कितना है 7y, और बराबर दिया है 35। तो आपको क्या करना होता है, किसी एक की वैल्यू 0 माननी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो आपको पता है ये वाला 0 हो गया होगा, और अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो 7 पंजे 35, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई होगी 5। दूसरे तरीके में अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो आपको पता है ये 0 हो गया होगा, और 5 ने इसको डिवाइड किया होगा तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो कह सकते हैं हमारे जो निर्देशांक आ गए तो 0 कोमा कितने आ गए 5 आ गए, और दूसरा कितना आ गया 0 कोमा कितना आ गया 7 आ गया। तो इसी के हिसाब से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है तो 1/2, तो आधार और गुणा कितना होता है ऊंचाई होता है। तो हमारे पास क्या है 1/2 है, और आधार 7 है, और उधर कितना है 5 है, तो 7 और 5 और 7 पंजे कितने होते हैं 35, और 35 के बटे में कितना है 2, और आंसर उसने बटे में ही कर रखे हैं, यानी 35/2। तो क्या हमें ये निर्देशांक निकालने पड़ेंगे? भाई हम हाई स्कूल इंटर नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, हम कंपटीशन कर रहे हैं, जितना बेहतर हो सकेगा उतना कॉन्सेप्ट को देखिएगा। तो एक बात समझ में आ गई, हमेशा इनको 0 ही 0 मानना है, और कुछ ना कुछ इन दोनों को ही लेना है। तो सिंपल है, मैं कभी भी अगर ऐसा वर्ड आएगा तो मैं 1/2 कर लूंगा, और मैं इसको इससे भाग कर लूंगा, तो 5 सत्ते 35, और फिर इसको इससे डिवाइड कर लूंगा, और 7 पंजे 35, और कितना हो गया 35/2, और ये आ गया आपका आंसर।
हमें सिर्फ इतना देखना है, आपको सजाना नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में है, हमें कोई थ्योरी नहीं दिखी, जितना बच सके इनसे बचिएगा। हमारा माइंड और हैंड उन चीजों को करने लगता है जब हम जिसकी आदत होती है। हम एग्जाम में जाएंगे तो वही थ्योरी लिखेंगे, यह है आपका निर्देशांक है, ये यहाँ से, तो हमें यहीं से कोचिंग से आदत होती है। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, जो आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रम से 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आप देखेंगे तो लेखपाल का एग्जाम देख लें या वीडियो का, या फिर आपके रेलवे का एग्जाम देख लें, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स आपको याद रखनी है। अगर मुझे माध्य और माध्यिका के साथ बहुलक पूछा जाता है तो इसके साथ बंधु होता है, तो यहां पर लिखते हैं 3 माध्यिका, इनका एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, और माइनस के 2 माध्य, ये एक तरीका होता है। तो यहां पर लिख लिया 3, और जबकि माध्य का सवाल ने कितने, देखो पहले माध्य है बाद में है माध्य का, तो माध्य का कितना दे रखी है 5, और माइनस यहां पर 2, और मल्टीप्लाई माध्य कितना दे रखा है उसने 4, तो यहां पर 4। हमें पता है 3 पंजे होते हैं 15 और 4 दूनी होते हैं 8, तो यहां पर हम 15 ले लेंगे और माइनस का कितना ले लेंगे 8, और आप 15 में 60 गया तो कितना बच्चा 7, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। तो ध्यान से समझिएगा, बहुलक होता क्या है, तो नॉर्मल बात में अगर समझे तो बहुलक क्या है भाई, बहुलक क्या है कि जो संख्या ज्यादा बार आई हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं कि 2 लिखता हूं, 3 4 और यहाँ पर 3 5 7 और यहाँ पर 2 और फिर 3 और यहाँ पर 1 और 3, तो अगर ऐसी चीजों में बहुलक पूछा जाए तो भाई बहुलक कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, जो अगर न्यू बच्चे हैं तो वो समझे इस बात को। तो बहुलक जो संख्या में ज्यादा बार आया हो, तो 3 ही सबसे ज्यादा बार आया है तो ये बहुलक हो गया। लेकिन अगर माध्य और माध्यिका के साथ पूछा तो फिर आपको ये टर्म्स अच्छे से याद रखनी होगी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य है। तो आपको जब इसको डिवाइडेशन करोगे या इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुलक मिलेगा। ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आपका यदि 4/5 और प्लस के माइनस के 3/10 और बराबर दिया है x प्लस 1 और उसका 1/2, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा सवाल दिया है 4/5 दिया है और प्लस ब्रैकेट में लगाया है माइनस के 3/10 लगाया है, और उसके इजिकल टू दिया है कि x प्लस के 1 से ही 1/2। तो कुछ नहीं करना, सरलीकरण का टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे। तो हमें पता है कि 4/5 मैंने ऐसे लिख लिया, अगर मैं इसको खोलता हूं तो माइनस यहां आ जाएगा और 3/10, यहां पर x और प्लस इसको गुणा करिएगा, 2 का 2 और ऊपर कितना हो गया 3, 3/2। मुझे तो x का मान चाहिए क्योंकि x का पूछा है, तो मैं इसको भी इधर ले आता हूं। तो अगर मैं यहां देखता हूं तो यहाँ कितना हो गया, एलसीएम कितना आ जाता है 10 आ जाता है, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और यहाँ कितना आ गया 3, ये प्लस का है तो इधर आया 3/2 और बराबर कितना आ गया x। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 10 और 8 में से 5 गया कितना बचा 3, और 2 पंजे 10 और कितना हो जाता है 5 तिया 15, यानी यहाँ पर आ गया 15 और बराबर कितना आ गया x। हमें पता है कि माइनस के कितना बच जाता है 10 और बटे भी कितना है 10, 10 से 10 कटा तो आंसर होगा माइनस का 1। तो सिंपल सा है कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो सरलीकरण के सवालों को आराम से देखिएगा, आप इसको प्रॉपर समझिएगा कि हम सरलीकरण को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभी हल्के सवाल ही आपको फंसा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 दे, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को आंतरिक रूप से 1/1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां से बंधुओं सीधा सीधा सा याद रखना, हमारा एक इसमें फॉर्मूला आता है, स्कूल में हम सीखे थे कि m1 और x2 और प्लस m2 और क्या होता है x1 और बटे m1 और प्लस के m2 होता है। कुछ चीजें ये ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा याद करनी चाहिए कि एग्जाम की नीडें चल रही है। एनटीपीसी में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखिएगा। हम सब जानते हैं ये वाली वैल्यू होती है x1 और ये होती है y1, ये होती है x2 और y2, और ये होता है m1 और ये होता है m2। यहाँ पर विकल्प देखा तो लगभग ये सारे 3 ही थे, ये 5 गलती से हो गया, तो 17/3 ही होगा। तो अगर हम सवाल को देखते हैं तो x बराबर कितना होता है, m की अगर 1 की वैल्यू देखते हैं तो 1 और मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू अगर देखते हैं तो 7 और प्लस m2 की वैल्यू देखते हैं तो 2 और मल्टीप्लाई x1 की अगर वैल्यू देखते हैं तो 2। नीचे हो जाता है 1 प्लस के कितना हो जाता है 3, तो टोटल नीचे तो 3 हो गया, इधर 7 ही करना 7, 2 दूनी 4 कितना हो गया 11/3। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो y की वैल्यू, तो यहां बस y आ जाता है, तो हमारे m1 की वैल्यू कितनी है 1 और मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है 9 और प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है 4।
नीचे देखा तो 1 प्लस के कितना हो गया 3, 9 के ना 9 और 4 दूनी 8, और 8 और 9 कितने होते हैं 17, और 17 बटे कितना हो गया यहाँ पर हो जाता है 3, यानी 17 बटे 3। तो ऑप्शन होगा हमारा क्या, सी होगा, 11 बटे 3 और 17 बटे 3। तो याद रखना, जब भी दो निर्देशांक दिए हैं और एक रेशो दिया है और उसके निर्देशांक आपसे ज्ञात करने को कहे, तो ध्यान से रखना कि बंधुओं इसके साथ आपको ये वाली वैल्यू लगानी होती है, यानी इसको एक को ही याद रखिएगा दोनों, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, हमारा नवा क्वेश्चन ये कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं एक ही चीज में, वो आज आपकी कभी गलती नहीं होगी। हमें एक बात पता है कि एक को बताया कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए होगा और बी होगा। अगर इसका 20 से कम है तो ये होगा 20 और ये कितना होगा 100। तो सवाल ये कह रहा है कि ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी बी का वेतन इससे कितना ज्यादा है। तो हमें पता है कि कितना ज्यादा है 20, और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है बटे, कि कभी कभी 100 रख लेते हैं, कभी कभी 80 रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान, मैं इसको एक शब्द से आपको क्लियर कर दूंगा जो हमेशा आपको याद रहेगा। बहुत अच्छा विद्वान, सबसे बेहतर चीज है, याद रखिएगा जब भी दो जनों की बात कहे, एक को कम कहे एक को ज्यादा कहे, तो ये बात तो सीधा है कि वो अंतर ही आना है। जितना उसने यहां अंतर बताया वो यही अंतर आना है, 20 ही आएगा। सवाल यह है कि बटे में क्या है। तो बटे में अगर आप मैथ पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट हो गए हो तो आपको पता है ये फिर नॉर्मल सी बात है कि 100 आएगा या 80 आएगा। लेकिन अगर अभी थोड़ा सीख रहे हो या कम आपको नहीं पता चल रहा, तो इस लास्ट वर्ड पर ध्यान देना। अगर एग्जाम ने कहा अधिक तो बंधुओं नीचे लिखना कम, और एग्जाम ने कहा कम तो बंधुओं नीचे लिखना ज्यादा। तो हमसे पूछा है अधिक तो हमने लिख लिया कम, और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए 4 बार, और 4 से 100 को काटते हैं तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कितना आता है 25 आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 25%। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी दो जनों की बात करता है कि कोई ज्यादा है कोई कम है और ये कंफ्यूज हो जाए कि नीचे क्या रखना है, तो बंधु एक ही बात मेरी याद रखना, लास्ट में अगर उसने कम पूछा तो तुम ज्यादा रख देना, और लास्ट में उसने ज्यादा पूछा तो तुम कम रख देना, सिंपल सा आ जाता है। तो हमारे यहां तक देखा तो 9 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि a माइनस बी बराबर 5 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 41 है, तो ए बी का मान बताइए। तो मुझे पता है अगर a माइनस बी बराबर 5 है और ये वाली जो वैल्यू आती है तो जब इसके वर्ग खोलते हैं तभी आती है, और अगर मैं इसका बल खोलता हूं तो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab और बराबर 5 का वर्ग होता है 25। और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है, इसकी वैल्यू है विद्वान 41, और ये माइनस का 2ab है, उधर गया होगा तो प्लस का, और ये 25 प्लस का तो इधर आया होगा तो माइनस का 25, और बराबर कितना हो गया 2ab, और 41 में से आप जानते हैं 25 गए तो कितना बचा होगा, तो यहां से कितना बच जाता है आपका 16, और बराबर कितना होता है 2ab। हमसे कह रहे हैं ab की मान बताओ तो 2 हटा दीजिए, तो 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो ab का मान कितना होगा यहाँ पर 8 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल तरीके से जो सरलीकरण में होते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, और 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां सवाल देखिएगा, कुछ भयंकर तरीके से आयत के बारे में पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दी नहीं है, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कर दूं तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1/3 हो जाता है, गुना हो जाता है। तो नए आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए हमें क्षेत्रफल पूछा दिया है और हमें लंबाई दी है लेकिन चौड़ाई नहीं दी, और फिर उसके बाद वो वृद्धि करा तो वो करा ऐसा हो जाता। तो कैसे करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 150, और वहां पर हमें लंबाई इंक्लूड की है, यानी 15 लंबाई अगर दी तो चौड़ाई तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि अगर इसके बराबर मैं लगता हूं तो चौड़ाई कितनी आ गई विद्वानों 10। तो हमें पहले वाले की लंबाई पहले ही मिल गई है, यानी उसने लंबाई कितनी दी थी 15, और चौड़ाई हमने निकाली, चौड़ाई कितनी आ गई 10 आ गई। अब सवाल के अकॉर्डिंग बढ़िएगा, सवाल कहता क्या है, सवाल ये कह रहा है यदि इसके क्षेत्रफल में, यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि कर दें तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, जब हम इसके लंबाई में वृद्धि कर देते हैं या इसकी बढ़ा देते हैं। अब लंबाई में वृद्धि करी है, हमें एक बात समझ में आई कि लंबाई में तो वृद्धि करी लेकिन चौड़ाई में वृद्धि नहीं करी। अब लंबाई में वृद्धि करी तो हम लंबाई लिख नहीं सकते,
क्योंकि लंबाई तो 15 है, लेकिन हमें नहीं पता नई कितनी होगी। लेकिन एक बात सत्य है, चौड़ाई वृद्धि नहीं करी है। अगर चौड़ाई वृद्धि नहीं करे तो फिर वही फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई तो 10 है। और जो नया क्षेत्रफल आता है वो पुराने क्षेत्रफल का 1 से ही 1/3 गुना हो जाता है। तो पुराना क्षेत्रफल कितना था 150, तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 ही गुना 3 और कितना हो गया 4/3 हो गया। और 3 से काटता हूं तो 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, यानी हमारा L × 10 और बराबर कितना आ गया 200। 0 से 0 काटा तो हमारे पास लंबाई निकलकर कितनी आ गई 20, यानी लंबाई तो होगी 20। पूछा क्या है सवाल ने, अब देखिए कितने सवाल जोड़ रखे हैं। सवाल ने पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा, वो भी नए वाले। और हमें पता है आयत का अगर परिमाप पूछा है तो हम जानते हैं उससे दुगना कर देते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को। तो चौड़ाई तो अभी भी 10 है नए की भी, और लंबाई लेकिन अब 10 नहीं है, अब कितनी है 20। और 10 और 20 होते हैं 30, और 30 दूनी कितना होता है 60। यानी नए आयत का जो परिमाप होगा तो वो परिमाप कितना होगा 60 होगा, यानी ऑप्शन होगा हमारा ए। तो बहुत ध्यान से देखते हैं, तो एक आयत की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल बढ़कर 1 से ही 1/3 गुना हो जाता है। तो हमें एक बात समझ में आई, क्षेत्रफल में लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई नहीं दे रखी थी, तो पहले स्टेप से मैं चौड़ाई निकाल लूंगा। फिर दूसरे सवाल में बताया गया कि लंबाई को बढ़ाते हैं, चौड़ाई नहीं बढ़ाई, इसका मतलब दूसरे स्टेप से मैं लंबाई निकाल लूंगा। फिर नए आयत का पूछा है तो परिमाप पूछ ले या विद्यमान क्षेत्रफल पूछ ले, हमें सिर्फ क्या चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई अगर चौड़ाई है तो क्षेत्रफल पूछ लो, आयत पूछा है तो दोनों को जोड़कर दुगना कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप अगर आयत का निकालते हैं तो 2 और ब्रैकेट में होता है L + B। और अगर क्षेत्रफल पूछते हैं आयत का तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दो चीजें होती हैं। अगर आप बेसिक से देखें तो मैं आपको पूरा ही कवर कराता हूं। पूरा कवर कराने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मेरे पास आयत की बात करते हैं तो आप जानते हैं आयत का ये तरीका होता है। आयत में कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, तो आयत में सबसे पहले वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत में आपसे वो परिमाप पूछ सकता है, तो परिमाप क्या होता है, तो हम परिमाप जानते हैं 2 और ब्रैकेट में L + B। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे इसके बारे में ये कह सकता है कि अर्ध परिमाप क्या होता है, तो 2 हट जाता है, ये आ जाता है। दूसरा आपसे वो कह सकता है जब कमरा दिया हो, तो आप कमरे में, अगर कमरे में पूछता है क्षेत्रफल तो याद रखिएगा 2 के साथ क्या आ जाता है H आ जाता है, और लंबाई प्लस के चौड़ाई, दो चीजें आ जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा बातें याद रखिएगा। दूसरा कभी कभी हो सकता है कि एक आयत दिया हो और आपसे उसके बाहर रास्ता निकलवाना है, तो हम फिर वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। अगर बाहर रास्ता दिया है, बाहर रास्ता दिया है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, तो शॉर्ट में याद रखिएगा बाहर दिया है तो जुड़ा होगा 2x और L + के B और प्लस का कितना हो जाता है 2x। और अगर उसने अंदर रास्ता निकाला हो तो अंदर रास्ता निकाला होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा इसमें केवल घट जाता है L + के B और माइनस के 2x। और उसने अगर बीच में ही रास्ता निकाला हो तो अगर बीच में निकाला होगा तो यानी मध्य में अगर निकाला हो तो हम लगा देंगे x और L + के B और माइनस के x। अगर ये इतनी बातें याद हैं तो आप समझिएगा कि लगभग आपका क्या है आयत कंप्लीट है। यानी ये अगर आपके 5 से 6 स्टेप कंप्लीट है तो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपको फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन समझनी है, यानी आपके पास आयत की एक जड़ मौजूद है इन 6 रूप। क्षेत्रफल L × B, परिमाप दोनों को जोड़कर दुगना, कमरे के क्षेत्रफल में H आ जाता है, बाहर रास्ता निकाले तो 2x L + के B और प्लस 2x यानी जोड़ दीजिए, अंदर निकाले तो माइनस कर दीजिए, और बीच में निकाले तो आप एक बात देख रहे हैं जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर में क्या होता है, बाहर में वो दुगना हो जाता है, लेकिन बीच में तो केवल एक ही रास्ता होगा। यानी अगर आप ऐसे निकालते हैं तो सिर्फ एक ही बार काटता है, इसलिए यहाँ पर x लिख दीजिए। याद करना भी आसान है। कनेक्ट कीजिए एक दूसरे को, अगर कनेक्ट करते हैं तो एकदम मैथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको गारंटी देता है कि आप फुल में से फुल मार्क्स कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 100% में से 100% कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 अगर देखते हैं तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि 5 पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भरते हैं। तो अगर 5 पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भरे तो वो कह रहा है उसी समान विमाओं वाले 8 पाइप, तो विद्वानों 8 पाइप कितने भरेंगे, तो बटे 8, और 8 ढाई 80 और 10 पंजे 50, यानी कितने मिनट लग जाएंगे 50 मिनट लग जाएंगे।
मिनट से पहले आंसर कीजिएगा, जब भी आप हमारी क्वालिटी है, याद रखिएगा। अब एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, आपके मेथड तेज हो, क्योंकि मैथ तो सब जानते हैं, अगर स्पीड से नहीं करा तो हम याद रखिएगा पीछे रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, एक टीवी सेट का मूल्य 9,000 रुपए है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर टीवी का मूल्य 9,000 रुपए है और अगर पहले डिस्काउंट दिया गया तो 80 हो गया होगा, और फिर उसको 10% बढ़ाया तो 110/100 हो गया होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 9 अट्ठे 72 हो जाता है, और गुणा कितना आ गया 11, और 11 से गुणा करा तो 11 दूनी 22, और 11 सत्ते 77, और 2 कितना हो जाता है 79, यानी आंसर होगा हमारा सी। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, प्रॉफिट लॉस के ऐसा कुछ, तो इनको भी थोड़ा सा हम नजर में रखते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7,920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि x बराबर, अगर रूट में उन्होंने 128 दिया है, तो हमसे कह रहा है कि रूट आपका 162 x है, तो हमें x का मान बताना है। तो x का मान हम कैसे बताएंगे, तो ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहीं से देखिएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट में ही एक जगह कौन आ जाएगा 128, और मल्टीप्लाई 162, यानी अगर रूट में संख्याएं हैं तो वो आपस में गुणा कर सकती हैं एक ही छत के नीचे। लेकिन हमें पता है कि रूट से बाहर निकालना है, तो मैं जानता हूं 128 तो 64 का दुगना होता है। अगर मैं इसे 64 को इस तरीके से फैक्टर कर लूंगा, 64 को दुगना, तो मैं जानता हूं 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, और फिर इसकी गुणा अगर मैंने इससे करी होगी 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और 2 का 2 और 1 3, 324 आ जाता है, और 324 भी वर्गमूल होता है किसका 18 का होता है। अब यहां से ये आ जाते हैं 8 बोल, अब इस पे स्क्वायर है तो इन पर क्या लग जाएगा, वापस रूट लग जाएगा, और x बराबर 18, अट्ठे कितने होते हैं, तो वो होते हैं 144, लेकिन रूट के अंदर है, और 144 किसका वर्गमूल होता है विद्वानों, 144 वर्गमूल होता है 12 का, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी होगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि हाँ क्या क्या उसने पूछ रखा है, हमेशा याद रखते हैं एग्जामिनर वो ऑप्शन जरूर देता है जो उसे अपेक्षा होती है, जैसे उसको लगा होगा कि 144 भी आ सकता है, तो उसने पहला ऑप्शन 144 ही रखा है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 14 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा 15वां क्वेश्चन है कि 42.25 का वर्गमूल याद किया। तो सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं 25 किसके वर्गमूल आता है, 5 के में आता है, और इससे कौन सा छोटा वर्गमूल है, सब ट्रिक्स जानते हो, नहीं जानते होंगे मैं चैप्टर सिखाऊंगा उसमें जीरो से सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो हम जानते हैं 6 छंग 36 और 7 7 49 ज्यादा हो गया, तो 6 के करीब होता है, तो कितना हो गया 6, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लगा दीजिए, यानी आंसर कौन सा होगा सी, यानी 6 दशमलव कितना होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और 20, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा हमारे ये गुणनखंड ही होते हैं, एक तो हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 4, तो हमें साफ बताता है कि 5 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। अब रखें कौन सा, तो अगर एक भी वैल्यू इसमें से रख के इसका मान अगर 0 हो जाता है तो आंसर वही ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 रख कर देखता हूँ, अगर मैंने 4 रखा तो 4 चौक 16, और 16 में अगर मैंने यहाँ पर 4 गया तो आप देख रहे हैं वो 16 प्लस का है और वो 4 माइनस का है, और 20 भी माइनस का, तो वो 24 हो जाएगा और घट नहीं पाएगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं 5 रखता हूं तो 5 पंजे 25 माइनस के यहाँ पर कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और माइनस के कितना हो जाता है 20, ये दोनों 25 हुए ये भी 25 हुए, तो आंसर कितना आ गया 0, यानी हमारा जो गुणनखंड होगा तो वो कौन सा होगा, x माइनस के 5 होगा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन भी हम बहुत ट्रिक टाइप से कर सकते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ इसके फैक्टर करने थे यहीं से आपको। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर तय की। तो हमें पता है कि उसने जो कुछ दूरी पैदल तय की, ध्यान से समझना इसको कॉन्सेप्ट को, कि पैदल जो जाता है वो 4 किलोमीटर से जाता है, और दूसरा साइकिल से जो जाता है तो वो 9 किलोमीटर जाता है। तो हमें पता है कि दोनों की एवरेज जो चाल है वो कितनी है, तो आपको पता है 61 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में जा रहा था 9, तो एवरेज तो यही होगी, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में जाता है। और आप जानते हैं जब भी एलिगेशन में किसी में एक में बटे आता है तो वो बटे बाकी दोनों से गुणा कर देता है। अगर हमने यहाँ पर इनसे गुणा करी तो यहाँ पर कितना आ गया 9, और यहाँ पर भी कितना आ गया 9, तो इनका नया आ जाता है 9 चौक 36 और 9 नम 81। और अगर मैं 61 में से 81 घटाता हूं तो कितना बचा 20, उधर मैं 36 में से
और अगर मैं 61 में से 36 घटाता हूं तो हमारे पास कितना बच जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास बच जाता है कितना? 25 बच जाता है। यहाँ पर हमें पता है कि 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। देखिए यहाँ पर ये चाल थी, तो इसका अपोजिट ये टाइम का रेशो आता है। और मेरे हिसाब से एक को 4 लगा, एक को 5 लगा, दोनों को लगे 9। और सवाल ने भी कितने घंटे बताए? सवाल ने भी 9 ही घंटे बताए, तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये इनके टाइम 6 है। हमसे कह रहा है दूरी बता दो, तो हम सब जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी थी? 4। समय कितने थे? 4। और तो टोटल दूरी कितनी होगी? 4 चौक 16, यानी 16 किलोमीटर होगी। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, सेम ही बात है। तो याद रखिएगा कि वो डिस्टेंस कितनी चला था? तो 16 किलोमीटर की चला था। उसने कैसे दूरी करी थी? पैदल। और साइकिल से पूछता तो हम ये वाली आपकी चाल लगा देते और ये वाला समय लगा देते। तो क्वेश्चन नंबर